अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू इजी स्टडी। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं जी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो कि ईएमटी टेस्ट की तैयारी के लिए इस्तेमाल होते हैं या आप कोई मेडिकल टेस्ट वगैरह देना चाह रहे हैं उसमें इस्तेमाल हो सकते हैं। आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं जी ये है जी ईसीजी और सीपीआर। अगर आपने इससे पहले हमारी वीडियोज़ देखी हैं तो आपके लिए इसके आंसर्स देना जो बहुत आसान हो जाएगा और हमें ये भी पता चल जाएगा कि आप इसके बारे में कितना जान चुके हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है जिसमें बिफोर स्टार्टिंग आपको जो चीज़ करनी है वो क्या करनी है कि आपको एक पेपर जो है वो अपने पास रख लेना है और एक पेन वगैरह बॉल पॉइंट वगैरह कोई इस तरह की चीज़ आप रख लेंगे। उस पेपर के लेफ्ट हैंड साइड पे आपने क्या करना है 1 से लेकर 25 तक आपने क्वेश्चन नंबर्स लिख लेने हैं। और जैसे जैसे आप ये वीडियो देखते जाते हैं तो उसके साथ आपने क्या करना है कि जो भी आपके माइंड में कोई पॉसिबल आंसर आता है उस क्वेश्चन का, आपने उस आंसर को उस क्वेश्चन नंबर के सामने मेंशन कर लेना है कि ऑप्शन ए बी सी डी वट जो भी आपके जहन में आता है। ठीक है। और इससे हमें क्या फ़ायदा होगा जी, इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि जब ये वीडियो ख़त्म होगी तो इस वीडियो के एंड पे आपके पास एक असेसमेंट तैयार हो जाएगी कि इस वीडियो में जो क्वेश्चंस दिए गए थे उसमें से इतने % आपने आंसर्स सही दिए हैं, जो कि आप हमें कमेंट करके लाजमी बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट क्वेश्चन जी हमारा कि इन अ नॉर्मल ईसीजी वेव रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कि ईसीजी की जो नॉर्मल वेव है उसमें रीपोलराइजेशन यानी जब वेंट्रिकल्स फैल रहे हैं तो वो चीज़ कौन सी वेव से ज़ाहिर होती है। ऑप्शन ए पी वेव, बी क्यू वेव, आर वेव या टी वेव। तो इनमें से कौन सा आंसर जो है वो आपको सूटेबल लगता है, आप उसको उम्मीद है कि पॉइंट आउट कर लेंगे, नोट कर लेंगे। इसके बाद हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, इन अ नॉर्मल ईसीजी द हॉरिजॉन्टल एक्सेस मेजर्स। एक नॉर्मल ईसीजी वेव का जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस है वो किस चीज़ को मेजर करता है, ब्लड प्रेशर को, हार्ट रेट को, करंट को या टाइम को। तो इसमें से कौन सी चीज़ है जी जिसको मेजर करता है हॉरिजॉन्टल एक्सेस, यानी कि जिसको हम क्या कह सकते हैं जी मुतवाज़ी ख़त जो होता है उर्दू में अगर हम इसको ट्रांसलेट करते हैं तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3, इन अ नॉर्मल ईसीजी each 1 millimeter square on the horizontal axis equals कि जो ग्राफ पेपर होता है ईसीजी का उसमें 1 मिलीमीटर स्क्वायर का जो सबसे छोटा जो खाना होता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे वो किस चीज़ को जाहिर करता है। 0.04 सेकंड को जाहिर करता है, 0.2 सेकंड को जाहिर करता है, 1 सेकंड को जाहिर करता है या 4 सेकंड्स को जाहिर करता है। तो इसमें से आपको जो आंसर जो करेक्ट लगता है वो आप अपने क्वेश्चन नंबर 3 के सामने उसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 4, इन अ नॉर्मल ईसीजी ईच 1 मिलीमीटर स्क्वायर ऑन द वर्टिकल एक्सेस। अब पहले हॉरिजॉन्टल एक्सेस का क्वेश्चन था, अब वर्टिकल एक्सेस पे वो किस चीज़ को जाहिर करता है जी। 1 मिली वोल्ट को जाहिर करता है, 0.1 मिली वोल्ट को जाहिर करता है, 0.5 मिली वोल्ट को जाहिर करता है या 5 मिली वोल्ट को जाहिर करता है। तो अब हमें ये नोट करना है कि इसमें से कौन सी वैल्यू जो है वो करेक्ट है, यानी ऑप्शन ए बी सी या डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, उसको आप अपने पास नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ नॉर्मल ईसीजी ईच लार्ज स्क्वायर ऑन द वर्टिकल एक्सेस इक्वल्स। अब अगेन पहले क्वेश्चन को ही रीफ्रेज किया गया है, पहले उसने 1 मिलीमीटर स्क्वायर के एक खाने का पूछा था, वो लार्ज स्क्वायर का पूछ रहा है। तो अगर आपका पहला आंसर ठीक था तो उम्मीद है कि आपका ये आंसर भी ठीक होगा। तो इसमें है कि जी 1 मिली वोल्ट को जाहिर करता है, 0.1 मिली वोल्ट को जाहिर करता है, 0.5 मिली वोल्ट को जाहिर करता है या 5 मिली वोल्ट को जाहिर करता है। तो ऑप्शन ए बी सी डी जो आपको करेक्ट लगता है उसका आप जो है वो लिख लेंगे अपने पास पेपर पे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ एवरेज नॉर्मल हार्ट रेट। औसत नॉर्मल दिल की रफ्तार जो है वो कितनी होती है, जो नॉर्मल गिनी जाती है। 70 से 80 बीट्स पर मिनट हो सकती है, 60 टू 80 बीट्स पर मिनट हो सकती है, 70 टू 100 बीट्स पर मिनट हो सकती है या 60 टू 100 बीट्स पर मिनट हो सकती है। तो ये अब ऑप्शन ए बी सी डी में से, मतलब इजी क्वेश्चन है, ऐसा इतना मुश्किल नहीं है लेकिन टेक्निकल है, सोच के जवाब दीजिएगा। और उम्मीद है आपने अपना जवाब नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 7, द टर्म टैकीकार्डिया रेफर्स टू हार्ट रेट। अब टैकीकार्डिया की जो टर्म इस्तेमाल की जाती है हार्ट से रिलेटेड, तो ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है कि अगर जो हार्ट का जो रेट है या हार्ट की जो बीट्स हैं वो लेस देन 100 बीट्स पर मिनट हैं, या वो मोर देन 100 बीट्स पर मिनट हैं, या वो लेस देन 60 बीट्स पर मिनट हैं, या वो मोर देन 60 बीट्स पर मिनट हैं। तो इसमें हमारा आंसर जो है वो ए बी सी डी में से कौन सा हो सकता है उसको आपने पॉइंट आउट कर लेना है अपने पास आंसर शीट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8,
इन अ नॉर्मल ECG द वर्टिकल एक्सेस मेजर्स द एम्पलीट्यूड ऑफ द, किस चीज़ का एम्पलीट्यूड जो है वो वर्टिकल एक्सेस में, जिसको हम अमूदी ख़त कहते हैं, वो उसमें उसको नापा जाता है। तो ब्लड प्रेशर चेक होता है जी, कार्डियक आउटपुट चेक हो सकती है, या हार्ट इलेक्ट्रिकल करंट चेक हो सकता है, या मायोकार्डियल इन्फाक्शन जो उसको हम चेक करते हैं। तो ऑप्शन A B C D में से कौन सी चीज़ है जिसको हम चेक करते हैं? ठीक हो गया जी, तो इसका भी आप आंसर नोट कर लेंगे। नंबर 9, द स्टैंडर्ड प्रिंटिंग स्पीड ऑफ ECG इज़। ये क्वेश्चन कई मरतबा आ चुका है जी टेस्ट में कि एक ECG की जो नॉर्मल स्पीड होती है, प्रिंटिंग स्पीड, वो कितनी होती है। तो वो ऑप्शन A है जी हमारे पास 30 मिलीमीटर पर सेकेंड है, ऑप्शन B है 50 मिलीमीटर पर सेकेंड है, ऑप्शन C 25 मिलीमीटर पर सेकेंड और ऑप्शन D 20 मिलीमीटर पर सेकेंड। तो इसमें से भी आपको अपना जो करेक्ट आंसर है उसको चूज़ करना है। ऑप्शन A B C या D में से जो आपको आंसर सही लगता है उसको आप लिख लेंगे, अपने पास नोट कर लेंगे। नंबर 10, अ रिकॉर्डिंग ऑफ हार्ट्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑन अ ग्राफ पेपर इज़ कॉल्ड। कि जो रिकॉर्डिंग है दिल के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की एक ग्राफ पेपर के ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहा जाता है, इलेक्ट्रोक्यूशन कहा जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहा जाता है, या इलेक्ट्रिक इम्पल्स कहा जाता है। तो वंस अगेन 4 ऑप्शन में से जो आपको करेक्ट लगता है उस ऑप्शन को आपने एंटर कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 11, द डिस्टेंस बिटवीन 2 R वेव्स इज़ सेड टू बी। 2 R वेव्स के दरमियान का जो फासला होता है उससे हम क्या कहते हैं? R इंटरवल कहते हैं, कार्डियक साइकिल कहते हैं, हार्ट बीट कहते हैं, या 1 वेव कहते हैं। तो ये इसमें से भी एक ऑप्शन ज़ाहिर सी बात है कि सही है, करेक्ट है। बाकी ऑप्शन जो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए हैं या मिसगाइड करने के लिए, आपके नॉलेज को चेक करने के लिए हैं। तो 11 के बाद उम्मीद है आपने इसका भी आंसर जो नोट कर लिया होगा। नंबर 12, इन एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम वन कैन चेक ऑल एक्सेप्ट। एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में यानी जो ECG प्रिंट होकर हमें मिलती है उसमें हम तमाम चीज़ों को चेक कर सकते हैं सिवाय एक के। ठीक है, तो कार्डियक एक्टिविटी, हार्ट रेट, पल्स या टेम्परेचर। तो इसमें से A B C D में से कोई एक ऑप्शन जो है वो यहाँ पे आएगा जो कि ECG में चेक नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, वाइल गिविंग CPR टू अ 14-year-old पेशेंट यू शुड गिव चेस्ट कंप्रेशंस बाय यूजिंग। अगर आप एक 14 साल के पेशेंट को CPR दे रहे हैं तो आपने जो सीने पर दबाव डालना है, जो कंप्रेशंस देनी है, वो आप किस तरीके से देंगे? पाम ऑफ वन हैंड, सिर्फ एक हाथ की हथेली से, बोथ हैंड्स दोनों हाथों से, 2 फिंगर्स या थंब से। तो ऑप्शन A B C या D जो आपको करेक्ट लगता है उसको आप एंटर कर लेंगे। नेक्स्ट है जी नंबर 14, वाइल गिविंग CPR टू अ 4-year-old फीमेल पेशेंट। एक 4 साल की बच्ची को अगर CPR आप दे रहे हैं, यू शुड गिव चेस्ट कंप्रेशंस बाय यूजिंग। तब आप उसको चेस्ट कंप्रेशंस देने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे जी? एक हाथ की हथेली इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, दोनों हाथों का इस्तेमाल करेंगे, दोनों उंगलियों का इस्तेमाल करेंगे, या थंब का इस्तेमाल करेंगे। नंबर 15, चेस्ट कंप्रेशन फ्रैक्शन is the ratio of time invested in compressions and ventilation. CCF should be at least. तो जो आपका चेस्ट कंप्रेशन फ्रैक्शन होता है जी, ये एक शरह होती है कि ड्यूरिंग CPR आपने कितनी मरतबा सीने को प्रेस किया है, ठीक है, कितना टाइम आपने इन्वेस्ट किया है चेस्ट कंप्रेशंस के ऊपर, और कितना टाइम आपने उसकी वेंटिलेशन या उसको सांस देने पर आपने इस्तेमाल किया है। तो आपकी जो कंप्रेशन का फ्रैक्शन है वो 80 से के नज़दीक होना चाहिए, या उसको 100 के नज़दीक होना चाहिए, या 80 से कम होना चाहिए, या 100 से कम होना चाहिए। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन यही दिए हुए हैं जी कि लेस दैन 80, ग्रेटर दैन 80, लेस दैन 100 और ग्रेटर दैन 100। इनमें से हमें कोई एक जो ऑप्शन है उसको क्लिक करना है। नंबर 16, इफ़ 2 पर्सन परफॉर्मिंग CPR ऑन अ चाइल्ड। अगर 2 लोग जो है वो एक बच्चे को CPR दे रहे हैं, क्योंकि ये मेथड चेंज हो जाता है थोड़ा सा। अगर सिंगल पर्सन जो वो करता है तो वो और तरह से है, अगर 2 लोग CPR दे रहे हैं तो वो और तरह से है। तो कहते हैं कि इफ़ 2 पर्सन परफॉर्मिंग CPR ऑन अ चाइल्ड, अगर 2 लोग एक बच्चे को CPR दे रहे हैं, कंप्रेशन एंड ब्रेथ रेशो शुड बी। तो उस बच्चे को सांस देना और उसके सीने पर दबाव डालने का जो, या जो कंप्रेशन देने का जो रेशो जो है, जो तो उसकी शरह जो है वो क्या होगी? 30:2, 15:2, 2:15 और 2:30। अब इनमें से कोई एक ऑप्शन A B C D जो आपको ऑप्शन करेक्ट लगता है उसको आप अपने पास एंटर कर लेंगे, लिख लेंगे, अपने पास नोट कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 16 के सामने।
क्वेश्चन नंबर 17, एन EMT फाउंड एन अनकॉन्शियस पेशेंट। ये अब एक सिनेरियो की बात हो रही है कि एक EMT इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन को या एक फर्स्ट एडर को एक पेशेंट मिला है जो कि अनकॉन्शियस है, नॉट ब्रीदिंग एंड नो पल्स, उसकी पल्स भी नहीं चल रही है, वो सांस भी नहीं ले रहा, इन अ कोलैप्स बिल्डिंग विद फायर, स्मोक एंड इलेक्ट्रिकल हैजर्ड, कि वहाँ पर आग का, धुएं का और बिजली का ख़तरा जो है वहाँ पर मौजूद है। फर्स्ट थिंग टू कंसिडर इज़, तो उस EMT को या उस पैरामेडिक को या उस फर्स्ट एडर को सबसे पहले क्या काम करना चाहिए? स्टार्ट CPR, मूव पेशेंट टू सेफ प्लेस, कॉल फॉर हेल्प और प्रोवाइड ऑक्सीजन। तो ऑप्शन A, B, C या D, इसमें से आप किसी एक को चेक कर सकते हैं कि कौन सा आपकी नज़र में करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18, सवाल नंबर 18, अ कंस्ट्रक्शन वर्कर फेल ऑफ फ्रॉम थर्ड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग की तीसरी मंजिल से एक मजदूर जो था वो गिरा, इज़ फाउंड विद नो ब्रीदिंग एंड पल्स, उसका सांस नहीं चल रहा था, उसकी पल्स नहीं चल रही थी। व्हाट शुड बी योर फर्स्ट एक्शन आफ्टर कॉलिंग EMS, कि आपने 1122 पे कॉल कर दी, इमरजेंसी सर्विस को कॉल कर दी, उसके बाद आपका सेकंड स्टेप या पहला स्टेप आप क्या करेंगे? कॉल करने के बाद आपका सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? A, स्टार्ट CPR, B, मूव पेशेंट टू सेफ प्लेस, C, कॉल फॉर हेल्प एंड D, चेक फॉर स्पाइनल इंजरी और फ्रैक्चर। ठीक है जी, तो इसमें से भी आप अपना करेक्ट आंसर जो है उसको नोट कर लेंगे। नंबर 19, इन अ रोड एक्सीडेंट अ पेशेंट इज़ फाउंड गैस्पिंग विद वीक एबनॉर्मल पल्स, कि आपको एक सड़क के हादसे की सूरत में एक पेशेंट मिला है जिसका रोड एक्सीडेंट हुआ था और वो बड़ी मुश्किल से छोटे छोटे सांस ले रहा है, तकलीफ़ वाले सांस ले रहा है, विद वीक एबनॉर्मल पल्स, उसकी पल्स जो बहुत कमज़ोर है, एंड अ लार्ज वुंड ऑन चेस्ट, और उसके सीने के ऊपर एक बड़ा ज़ख्म मौजूद है, विद ब्लीडिंग, जिससे खून बह रहा है। आफ्टर सीन साइज अप, कि आपने उस सीन साइज अप करने के बाद या मौके को मुलाहिजा करने के बाद, ख़तरों का अंदाज़ा करने के बाद, यू शुड, आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन A, स्टॉप ब्लीडिंग, B, मूव पेशेंट टू सेफ प्लेस, C, स्टार्ट CPR, D, लुक फॉर स्पाइनल इंजरी और फ्रैक्चर। तो इनमें से कौन से ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे? क्वेश्चन नंबर 20, थर्ड स्टेप इन द चेन ऑफ सर्वाइवल इज़ अर्ली। अब चेन ऑफ सर्वाइवल पे भी हम लोगों ने पहले वीडियो बनाई है जिसमें हमने बात की थी, जो CPR की वीडियो में बड़ी डिटेल में हमने इस पर बात की थी। तो जो चेन ऑफ सर्वाइवल का तीसरा स्टेप है वो क्या होता है जी? कि आपको अर्ली डिफिब्रिलेशन करेंगे, एडवांस मेडिकल केयर की तरफ जाएंगे, अर्ली CPR करेंगे या कॉल इमरजेंसी मेडिकल सर्विस ये करेंगे। तो आप इनमें से कौन सा ऑप्शन क्लिक करेंगे जी? A, B, C या D? तो इसको आप अपने पास नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, वाइल प्रोवाइडिंग CPR टू एन इन्फेंट, एक छोटे बच्चे को CPR देते हुए, चेस्ट शुड बी कंप्रेस्ड अप टू, उसके सीने को दबाना चाहिए कितनी गहराई तक जी? ऑप्शन A 1 इंच, ऑप्शन B 1.5 इंचेस, ऑप्शन C 2 इंचेस, ऑप्शन D 3 इंचेस। तो कितने इंच तक हम उसकी चेस्ट को कंप्रेस करते हैं ताकि उसका हार्ट जो है वो नॉर्मल हो सके? तो ऑप्शन A, B, C या D, जो आपको करेक्ट लगता है उसको आप अपने पास एंटर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, वाइल प्रोवाइडिंग CPR टू एन अडल्ट, अब पहले इन्फेंट की बात थी, अब अडल्ट की बात है। चेस्ट शुड बी कंप्रेस्ड अप टू, कि अगर आप एक अडल्ट को, एक बालिग आदमी को CPR दे रहे हैं तो उसके सीने को हम कम से कम कितना दबाएंगे, कितना दबाव होना चाहिए जो कि उसके दिल तक पहुंच सके, उसके दिल पर असरअंदाज हो सके? वही ऑप्शन हैं जी, ऑप्शन A 1 इंच, ऑप्शन B 1.5 इंचेस, ऑप्शन C 2 इंचेस एंड ऑप्शन D 3 इंचेस। तो आपको इसमें से जो करेक्ट लगता है उसको आप एंटर कर सकते हैं। 23, while providing chest compressions 30 compressions should take time up to, जब आप चेस्ट कंप्रेशंस दे रहे हैं किसी को, सिंगल पर्सन किसी को CPR दे रहा है और सीने पर दबाव डाल रहा है, तो जो 30 कंप्रेशंस का साइकिल है वो पूरा करने में उसको कितना टाइम लगना चाहिए? ठीक है, ऑप्शन A 30 सेकेंड्स में 30 कंप्रेशंस वो दे लेगा, ऑप्शन B 28 सेकेंड, ऑप्शन C 18 सेकेंड्स, ऑप्शन D 20 सेकेंड्स। तो इसमें से कौन सा आपको करेक्ट लगता है? आप उसको ऑप्शन को अपने पास नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन सिंगल पर्सन इज परफॉर्मिंग CPR 30:2 कंप्रेशन एंड ब्रेथ रेशियो इज अप्लाइड फॉर, कि जो 30 और 2 की शरह है चेस्ट कंप्रेशंस और ब्रेथ देने की, अगर एक अकेला आदमी CPR दे रहा है तो ये रेशो किसके लिए वैलिड होगी? इन्फेंट के लिए वैलिड होगी,
चाइल्ड के लिए वैलिड होगी, अडल्ट के लिए वैलिड होगी या सबके लिए वैलिड होगी? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, इनमें से जो आपको करेक्ट लगता है जी उसको आप अपने पास नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, फॉर प्राइमरी असेसमेंट ऑफ एन इन्फेंट फर्स्ट स्टेप इज़। एक इन्फेंट की, नौज़ायदा बच्चे की प्राइमरी असेसमेंट आप कर रहे हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे जी? कॉल EMS, एमरजेंसी सर्विस पे कॉल कर देंगे, आस्क बाय स्टैंडर्ड्स जो इर्द-गिर्द के लोग हैं उनसे पूछेंगे, चेक एयरवे, उसके एयरवे को आप देखेंगे, डू टैप एंड शाउट, आप उसको थपकेंगे और उससे चीख के कोई बात पूछेंगे या उससे ऊंची आवाज़ से कोई बात पूछेंगे। तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी, इसमें से आपकी नज़र में कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट है उसको आप अपने पास नोट कर लेंगे। ठीक हो गया जी। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था जी। अब है कि जी उम्मीद है कि आपने सवालात के जवाबात नोट कर लिए होंगे। अपने जवाबात का मवाजना दी गई फहरिस्त से करें और अपना स्कोर कमेंट करें। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आप YouTube पर वीडियो देख रहे हैं और आप समझते हैं कि इस तरह की वीडियो से आपके इल्म में इजाफा होता है तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब और कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर करना चाहिए। शुक्रिया, ताकि हम लोगों का थोड़ा सा हौसला बना रहे और हम इस तरह की वीडियोज़ मज़ीद लेके आते रहें। अब आंसर की कि किस सवाल का जवाब क्या था वो यहाँ पर मेंशन्ड है। इसके साथ आप अपनी जो आंसर, आपने जो शीट तैयार की हुई है उसको आप इसके साथ टैली करेंगे और आप अपना रिज़ल्ट देखेंगे और वो रिज़ल्ट हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप विजिटिंग आवर चैनल टू गेन मोर। ताकि आप मज़ीद चीज़ें सीख सकें, हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करें और इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट, बहुत शुक्रिया।